हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, यह अंतिम समय है। इसमें एक बार फिर से हम सभी सेट्स का रिवीजन कर लेंगे, तो इसमें से आपका लगभग 50 से 60% कंटेंट इसमें से ही आपका मिलने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। इससे बेस्ट रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित है? तो वो है कथकली। कथकली है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है। मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का है, भगवान विष्णु को समर्पित है। कथकली स्काई, आकाश तत्व का प्रतीक कौन सा है? कथकली है। कला के 5 रूप इसमें दिखाए जाते हैं: लिटरेचर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक। म्यूजिक के साथ में आपका एम्टिंग दिखाया जाता है। इसके बाद शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो क्लासिकल डांस 8 हैं। इनकी जानकारी हमें भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पुस्तक से मिलती है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हैं। नॉर्थ इंडिया यूपी का आपका कथक है। मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिय असम का है, जो सबसे नया है। शंकर देव इसके फाउंडर है। 500 वर्ष पुराना यह होने वाला है। अंकिया नाट्य के प्रदर्शन को इसमें दिखाया जाता है। इसके बाद बात करें हम आंध्रा का है कुचिपुड़ी। कृष्णा जले से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट के 2 क्लासिकल डांस हैं। ईस्ट के यहाँ पर, साउथ ईस्ट के यहाँ पर उड़ीसी होने वाला है और नॉर्थ का आपका कथक है। इसके बाद अर्धशास्त्रीय नृत्य सेमी क्लासिकल डांस भारत का छऊ है। छऊ छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब स्थान मिला? तो 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में कालबेलिया को भी इस समय मिला था। कालबेलिया जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है, जिसे हम सपेरा नृत्य कहते हैं, 2010 में यह भी शामिल होता है। और 2010 में एक चीज और शामिल होती है, केरल का मुदियट्टू नाटक। मयूरभंज छऊ, छऊ के 3 प्रकार हैं। मयूरभंज छऊ, तो मयूर क्या करता है? उड़ता है, तो ये उड़ीसा का है। सरायकेला छऊ है, झारखंड का है। पुरुलिया छऊ है, पश्चिम बंगाल का होने वाला है। लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लिम है आपका नागालैंड का। अब इम्पोर्टेंट लोक नृत्य जो नागालैंड से संबंधित है, चोंग, चोंग भी नागालैंड का है। रेंगमा भी नागालैंड का है। मोडसे भी नागालैंड का है। बांस भी आपका नागालैंड का है। जेलियांग, सदल केनई, यह सभी आपके नागालैंड के हैं। और एक फेस्टिवल और सेलिब्रेट होता है यहाँ पर, हॉर्नबिल, जो कि दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ओडिसी गोटीपू और पेंका ओडिसी उड़ीसा के हैं। इसके बाद खुल्लम, चेलम, खानटम, यह आपके मिजोरम के हैं। बांचो पासी अरुणाचल प्रदेश का है। नूरालिम आपका कहाँ का है? लिम नूरालिम नागालैंड के हैं। जाट जटन विदेशिया, यह बिहार के हैं। छठ पूजा भी बिहार की है। पंडवानी सुबह छत्तीसगढ़ के हैं। रणमाले मांडो है आपके गोवा के होने वाले हैं। हल्दी साका टिप्पाणी गुजरात के हैं। लांबी बीरगासे, यह कर्नाटक के हैं। तो लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला या गायक गायिका है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी, इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये 1998 में सर्वप्रथम किसी संगीतकार को यह भारत रत्न मिला था, 1998 में। इन्हें पद्म विभूषण 1975 में, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1974 में, UN में प्रदर्शन करती हैं 1966 में। 1966 में जाकिर हुसैन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका निधन 15 दिसंबर 2024 में सैन फ्रांसिस्को में 73 वर्ष की आयु में हो गया है। अब जाकिर हुसैन को जो वो पुरस्कार मिले हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हें आपका पद्मश्री, सबसे पहले बात करेंगे पद्मश्री कब मिला, तो पद्मश्री जाकिर हुसैन को 1988 में मिला। 1988 में पद्मश्री जाकिर हुसैन, और इनका संबंध किससे है? तबला से है। पद्म विभूषण 2023 में, ग्रेमी अवार्ड 2024 और पद्म भूषण इन्हें 2002 में मिला है। इसके बाद
पंचम दा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो R.D. बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान जो है भारत का वह कब मिला? तो 2001 में मिला। मोजार्ट और मद्रास किसे कहते हैं? A.R. रहमान को कहते हैं। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड A.R. रहमान को कब मिला? तो 2009 में मिला। सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को प्रदान किया जाता है। पंडित रविशंकर को 1968 में सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड से नवाजा जाता है और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पंडित रविशंकर को 1999 में प्रदान किया जाता है। पहली महिला ग्रैमी अवार्ड प्राप्तकर्ता तन्वी साय है, जिसे 2010 में ग्रैमी अवार्ड मिलता है। तो सबसे पहले यदि पुरुष में पूछे तो ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को 1968 में मिलता है और 2010 में पहली महिला ग्रैमी अवार्ड विजेता तन्वी साय जी हैं। तो पहले संगीतकार कौन हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया? MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है तो बेटन कप, जो कि 1895 में स्टार्ट होता है। भारत में सबसे पुरानी प्रतियोगिता है हॉकी की। हॉकी के मैच की अवधि की बात करें कितने मिनट तक खेला जाता है तो 60 मिनट तक खेला जाता है और 4 क्वार्टरों में खेला जाता है। मतलब पहले 15 मिनट खेला जाएगा, फिर 15 मिनट, फिर 15, फिर 15, इस प्रकार के 4 क्वार्टर में टोटल अवधि 60 मिनट की है। इसमें यदि हम ब्रेक की बात करें तो जो पहला क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के बीच आपका 2 मिनट का ब्रेक होता है, तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच भी 2 मिनट का, लेकिन दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच आपका 15 मिनट का ब्रेक होता है। इसके बाद पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आपकी 1928 में आयोजित की गई। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कोलकाता क्लब है, जिसका गठन 1885 में होता है। हॉकी में भारतीय टीम ने अपना परचम लहराया है। 1928 में ओलंपिक में गोल्ड जीतती है भारतीय टीम। इसके बाद यह क्रम बना रहता है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में सर्वप्रथम हमने एक गोल्ड जीता 1928 में। उसके बाद 1932 में, फिर 36 में, फिर 1948, फिर 1952, फिर 56। इसके बाद 60 में हमें गोल्ड नहीं मिला। 64 और 80 में लास्ट वाला हमने गोल्ड जीता मॉस्को में। इसके बाद बात करें हॉकी वर्ल्ड कप की, इसकी शुरुआत 1971 में बार्सिलोना से होती है। 1973 में होता है, फिर 1975 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत हॉकी वर्ल्ड कप विनर कब रहा? तो 1975 में रहा, जब यह हॉकी वर्ल्ड कप विजेता हम रहे। उस समय कप्तान कर रहे थे हॉकी टीम की अजीत पाल सिंह। कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो कबड्डी की संजीवनी शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। अमर हुदट्टू गामनी, यह शैलियाँ भी कबड्डी की हैं। टोटल कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। टोटल कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और टोटल अवधि कितनी है कबड्डी मैच की? तो ये 40 मिनट है। हॉकी का हमने कितना पढ़ा? 60 मिनट पढ़ा। क्वार्टर कितने होते हैं? 15-15 मिनट होते हैं। इसी प्रकार कबड्डी में आपके 20-20 मिनट के क्वार्टर में कबड्डी बटा हुआ है। इसमें 5 मिनट का पीछे बीच में ब्रेक रहता है। जैसा कि हमने इससे पहले हॉकी का पढ़ा, जिसमें 15-15-15 मिनट के क्वार्टर रहते हैं। पहले दूसरे के बीच 2 मिनट का, तीसरे चौथे के बीच 2 मिनट का, दूसरे तीसरे के बीच आपका कितने मिनट का ब्रेक रहता है? तो यहाँ पर आपका 15 मिनट का ब्रेक रहता है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। उसी का रिवीजन हम कर रहे हैं। तो कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? संजीवनी शैली को। खिलाड़ी 7 होते हैं। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 से होती है। रेड टाइम इसमें 30 सेकंड का होता है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कबड्डी का 2004 में जयपुर में गठित किया गया। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आत्मकथा अनट्विस्टेड ट्रुथ का श्रेय दिया जाता है? तो माइक टायसन, जो कि USA के हैं, इनकी आत्मकथा है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। इसके बाद हुसैन बोल्ट फास्टर देन लाइटनिंग, यह हुसैन बोल्ट की है। मूवमेंट्स, यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा की है। सर्व टू विन, यह नोवाक जोकोविच की है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, डेविड बेकहम की है। शायद अफरीदी गेम चेंजर इनकी आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, यह सचिन तेंदुलकर की है। बिलीव सुरेश रैना की है। और यहीं पर आप याद करेंगे ड्राइवन हमारे कोहली साहब की है, विराट कोहली की।
ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह है आपकी सौरव गांगुली की। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? तो मकर बिलक्कू के नाम से केरल राज्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है। सबरीबाला मंदिर में यह मनाया जाता है। यह त्यौहार मकर बिलक्कू भगवान अयप्पन को समर्पित है सबरीबाला मंदिर में। इसके बाद हम बात करें, मकर संक्रांति को यूपी दिल्ली में खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। इसके बाद माघी संक्रांति के नाम से बिहार में मनाते हैं मकर संक्रांति को। पेड़ा पंडोगा आंध्र प्रदेश में कहते हैं। पाना संक्रांति उड़ीसा में कहते हैं। पाना संक्रांति कहाँ कहते हैं? उड़ीसा में कहते हैं। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है इस नाम से। एलुब्रेतु मकर संक्रांति का कर्नाटक में नाम है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल। और लोहड़ी नाम से यह पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी नाम से। पोंगल के जो 4 दिन हैं, तो पहले दिन को हम कहते हैं भोगी पोंगल, दूसरे को सूर्य पोंगल, तीसरे को मट्टू पोंगल और चौथे को कानुम पोंगल। तो पहले दिन होती है भगवान इंद्र की पूजा, दूसरे दिन सूर्य भगवान की, तीसरे दिन बैल की और चौथे दिन कन्या की पूजा की जाती है। तो ये पोंगल के 4 दिन है। पहले दिन का नाम भोगी पोंगल, अंतिम का कानुम पोंगल है। तो केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? मकर बिलक्कू कहा जाता है। माघ बिहू असम में कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो साम्यवादी शब्द हमारे संविधान में प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना की बात करें प्रेमलिम कहाँ से लिए हमने, किस देश से? तो यूएसए के संविधान से लिया है। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार भी लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह है प्रस्तावना। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। इसके शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंद्रह लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का प्रस्तावना में? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। यह डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के कालानुसार आपको व्यवस्थित करना है। कब किसका गठन होगा यह आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन की ओर यदि रुख करेंगे तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। 1 नवंबर को भारत के अकेले हरियाणा का गठन नहीं होता। 8 राज्यों 4 यूटी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2 जनवरी 2014 नवीनतम राज्य तेलंगाना का गठन होता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का होता है। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है। और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यह तीनों इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 1972 को गठन होता है 3 राज्यों का, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसमें आप देखेंगे ACDB, यह सही क्रम होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? तो संपत्ति रखना है, कोई शर्त नहीं है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारत के संविधान में भाग 2 में वर्णित है। नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से 11 तक है। टोटल 7 आर्टिकल नागरिकता से संबंधित हैं। नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, संसद बना सकती है आर्टिकल 11 के तहत। इसके बाद बात करें हम नागरिकता अधिनियम कब आता है? 1955 में आता है। संशोधन 6 बार हो चुका है। CA 2019 लास्ट संशोधन अभी रिसेंटली नागरिकता में हुआ, जिसको पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को और 10 जनवरी 2020 से है लागू की जाती है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह अरब वासियों का भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण था। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1191 में लड़ी जाती है तराइन की पहली लड़ाई। यह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर करता है 1175 में। उसके बाद 1178 में पाटन गुजरात पर सोलंकी वंश
के शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे, तब यहाँ पर आक्रमण करता है। इनकी माता थी नायका देवी, क्योंकि जो राजा थे यहाँ के वह बहुत छोटे थे। इसके बाद 1191 में तराइन का पहला बार होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिन्हें हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1194 में चंदावर के युद्ध होता है जयचंद और गौरी के बीच। जो जयचंद था वो कन्नौज या गढ़वाल का शासक था। इल्तुतमिश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने दिल्ली में एक क़्वात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, नहीं तो यह ऐबक ने करवाया था। क़्वात उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी क्रम में गुलाम वंश का एक शासक होता है इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल है 1211 से 1236। उन्होंने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का जीतल प्रचलित करवाया था, तो हाँ, ये इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद बात करें हम, ये दिल्ली सल्तनत पर क्रम है, यहाँ पर शासकों का क्रम है। सबसे पहले वंशों का क्रम है, कौन सा वंश कब तक रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। 1206 से 1290 तक यह शासन करता है। गुलाम वंश का शासनकाल है 1206 से 1290 तक गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। लाख बख्श, पील बख्श के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजधानी इसने अपनी लाहौर बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहता है। 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल रहता है खिलजी वंश का। जलाउद्दीन खिलजी इसका फाउंडर है, स्थापना करता है। सबसे कम शासन काल किस वंश का है दिल्ली सल्तनत पर? तो खिलजी वंश का है। सबसे ज्यादा तुगलक वंश का है। गियासुद्दीन तुगलक इसका आपका संस्थापक होने वाला है 1320 से 1414 तक। सैयद वंश खिज्र खां इसकी स्थापना 1451 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी इसकी स्थापना करता है। अंतिम शासक इसका इब्राहिम लोधी होता है लोधी वंश का, जिसको 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर के द्वारा हराया जाता है और मुगल वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत पर की जाती है। रजिया सुल्ताना की पूर्ववर्ती थी, तो यह बहराम शाह की पूर्ववर्ती थी। रजिया सुल्तान यह विद्रोह अल्तुनिया के खिलाफ तबरिंद भटिंडा पंजाब में इसकी विद्रोह किया था इन्होंने, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। कैले से किला मुबारक में किया गया था। प्रेमी याकूत खान था रजिया सुल्तान का, और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान 1236 तक 1240 तक यह शासनकाल करती है। और भारत की प्रथम महिला शासका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 नॉर्थ अक्षांश है। इसके बाद कर्क रेखा की बात करें तो यह टोटल 17 देशों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से, 6 जल निकायों से। सबसे नजदीक कैपिटल कौन सी है? तो रांची है, झारखंड भारत की सबसे नजदीक कैपिटल है कर्क रेखा के। सबसे दूर है जयपुर राजस्थान कैपिटल जयपुर है, राजस्थान की कैपिटल। सबसे दूर है कर्क रेखा के, और सबसे नजदीक रांची झारखंड की है। टोटल 17 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। टोटल 3 महाद्वीपों से, जल निकाय 6 से गुजरती है। 8 स्टेट से गुजरती है भारत के, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब यह 8 पॉइंट बनाए गए हैं, कर्क पॉइंट बोलते हैं इन्हें। यह 8 स्टेट में अलग अलग बनाए गए। जैसे मिजोरम में चंपई है पॉइंट, कर्क रेखा पॉइंट। त्रिपुरा में उदयपुर है। इसके बाद बात करें हम, कृष्णानगर है आपका पश्चिम बंगाल में, कालिंजा राजस्थान में है। इसके बाद गुजरात में जसदण है, मध्य प्रदेश में शाजापुर है, छत्तीसगढ़ में सोनहट है, झारखंड में लोहरदगा है। यह 8 कर्क बिंदु हैं। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में इसका गठन होता है, यह नाम इसे दिया गया। 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को नाम दिया गया। भारत मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया है, और यह 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इसकी स्थापना होती है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है।
बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या भारत में कितनी है? 18 है। इसके बाद बात करें हम सबसे बड़ा बायोस्फीयर कच्छ गुजरात का है। कच्छ गुजरात का है। मैप प्रोग्राम में शामिल मैन बायोस्फीयर रिजर्व 11 शामिल है। मैप एक प्रोग्राम होता है, उसमें कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है? तो आपके कितने हैं? 11 है। सबसे बड़ा आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपका कच्छ गुजरात का है। सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम का है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व आपका मन्नार तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? मन्नार तमिलनाडु में। यहाँ पर डुगोंग जो कि समुद्री गाय होती है वह मिलती है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे साइलेंट वैली, यह आपका कर्नाटक में नहीं है, केरल में है, जिसे मूक घाटी भी बोलते हैं। बांधवगढ़ वाला आपका राजस्थान में नहीं है, एमपी में है। कान्हा यह आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सही होने वाला है। अब महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, फ्लावर वैली उत्तराखंड या फूलों की घाटी उत्तराखंड में, नुब्रा लद्दाख में, कम्बम तमिलनाडु में, डेजटू नागालैंड में है, स्पीति बसपा सांगला हिमाचल प्रदेश में है, सिनकोल बेंगलुरु में है, अरकी घाटी है आंध्र प्रदेश में होने वाला है। निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान करें। तो कृषि क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि है, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन या प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, जूते बनाना होता है। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से ही जानते हैं, जैसे बैंक, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, यह सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। पहले सेट का अंतिम प्रश्न, आप क्लास 1 तक बने रहिए, इससे बेहतरीन रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र हैं उनको निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद अगले सेट की बारी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के 5 रिवीजन प्रश्न करेंगे। छऊ का मयूर भंज प्रकार किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। जैसा कि हमने छऊ पढ़ा था कि इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया और 2010 में ही कालबेलिया लोकनृत्य जो कि आपका कहाँ का है, राजस्थान का है, उसको शामिल किया गया और केरल का एक नाटक मोदीएट्टू नाम से उसको भी शामिल किया गया 2010 में। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में मिला और इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिला। पद्म भूषण 2002 में, पद्म श्री 1988 में। 15 दिसंबर 2024 को जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है सैन फ्रांसिस्को में 73 वर्ष की आयु में। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता? 1980 मॉस्को में जीता। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह हमने कहाँ से लिया है? तो हमने वेटरन से लिया है। भाग 2 में संविधान के भाग 2, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। 5 से 11 तक के जो आर्टिकल है वह नागरिकता से संबंधित हैं। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर यह कच्छ का रण है, गुजरात में होने वाला है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न को। कथक 3 अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताएं। तो जयपुर, बनारस, लखनऊ। रिश्वा जुड़ गया है इसमें, रायगढ़, घराना, यह सभी आपके कथक से संबंधित होने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें कथक की, जयपुर घराने की, तो इसकी स्थापना भानु जी ने की है। पैरों की हरकत पर इस पर ध्यान दिया जाता है। बनारस घराना की स्थापना जानकी प्रसाद ने। चेहरों के भाव भंगना पर इस पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पुराना कथक का घराना बनारस घराना ही है। लखनऊ घराना की स्थापना ईश्वरी प्रसाद ने। ठुमरी गायन से संबंधित है। आध्यात्मिक के पहलू पर इसमें ध्यान दिया जाता है। रायगढ़ घराना महाराजा चक्रधर सिंह ने इसकी स्थापना की। कथक मुगल परंपरा पर आधारित है। कथक को पुनर्जीवित रिवाइव किसने किया? लेडी लीला सोखे का नाम आता है। अन्य नाम नटवरी कथाकारों का नृत्य है। कथक के अन्य नाम है। कथाकारों का नृत्य किसे कहते हैं? तो हम कथक को कहते हैं। इसके बाद बात करें हम अन्य नटवरी नृत्य किसे कहते हैं? तो कथक को कहते हैं। अब प्रमुख कलाकार, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो बिरजू महाराज का नाम याद रखेंगे। बिरजू महाराज का संबंध कथक से होने वाला है और इन्हें पद्म विभूषण कमला 1986 में मिला। चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, वंदना सेन, प्रेरणा श्रीमाली, सुखदेव महाराज, रोशन कुमारी, सितारा देवी, इन सभी का संबंध आपका किससे है? कथक से होने वाला है। वाद्य यंत्र घुंघरू और चक्कर इसमें इंपोर्टेंट वाद्य यंत्र है कथक में। कहानी सुनाने वाले को पठंत कहते हैं कथक में। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है? तो डमहल लोक नृत्य यह जम्मू कश्मीर का है। ब्रज क्षेत्र चरकुला का, यह यूपी का होने वाला है। चरकुला ब्रज क्षेत्र यूपी का होने वाला है। कुमायूं, चाचरी, छोपती, घोघटी, गढ़वाली यह उत्तराखंड के होने वाले हैं।
हिकात, मंदजाल, कूंद, हपीजा, भंडपाते, रऊफ, यह सभी आपके जम्मू कश्मीर के हैं। इसके बाद बात करें इम्पोर्टेंट नृत्यों की जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवाकली, यह कथकली का अभ्यास है जो कि केरल का होने वाला है। और मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को समर्पित नृत्य है, वह भी केरल का है। जवारा, मटकी, भूपति, चटकोरा, यह मध्य प्रदेश के हैं। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोरा, यह मध्य प्रदेश के हैं। लावड़ी, कोली, लेजिम, नक्टा, लावड़ी, कोली, लेजिम, नक्टा, लावड़ी, कोली, लेजिम, नक्टा, तमाशा, यह महाराष्ट्र के हैं। थांगटा, लाई, अरोबा, जागोई, थांगटा, लाई, अरोबा, जागोई, थांगटा, लाई, अरोबा, जागोई, थांगटा, लाई, अरोबा, जागोई, यह मणिपुर के हैं। लाहो, नोंगक्रेम, बांग्ला, लाहो, लोंगक्रेम, बांग्ला, मेघालय के हैं। गिद्दा, जूली और लोहड़ी अभी हमने पढ़ा पहले पिछले सेट में, पंजाब के हैं। कालबेलिया, कालबेलिया की यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। 2010 में ही किसे शामिल किया गया यूनेस्को की अमूर्त सूची में? 2010 में ही केरल के मुदियट्टू नाटक को भी शामिल किया गया। और छऊ को भी कब किया गया? 2010 में किया गया। राजस्थान के हैं। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया। मारोनी, सिंधी, चम, तासी शब्दों, यह सिक्किम के होने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान सूर्यदेव को समर्पित है छठ पूजा। और छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। यह भी 4 दिन तक मनाया जाता है। इससे पहले हमने पहले वाले सेट में पढ़ा पोंगल, जो कि तमिलनाडु का है, यह भी 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का पहला दिन क्या कहलाता है? भोगी पोंगल कहलाता है। भोगी पोंगल कहलाता है। पोंगल के पहले दिन को हम किस नाम से मनाते हैं? भोगी पोंगल को। और छठ पूजा भी कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक मनाया जाता है। और भोगी पोंगल के दिन इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल होता है पोंगल का, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा। तीसरे दिन मट्टू पोंगल होता है पोंगल का, जिसमें बैल की पूजा की जाती है। चौथे दिन को हम कानुम पोंगल के नाम से जानते हैं। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और छठ पूजा कहाँ का है? बिहार का है। छठ पूजा कहाँ का होने वाला है? बिहार का है। 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को नहाय खाए बोलते हैं, दूसरे को खरना खाए, तीसरा संध्या, चौथा ऊषार्ध होता है। छठ गीतों की एक गायिका थी फेमस, शारदा सिन्हा, उनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री 1991 मिला, पद्म भूषण 2018 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। माँ पार्वती का 6वां रूप माना जाता है छठी मैया को। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह त्योहार सेलिब्रेट होता है। बिहार के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो सामा चकेबा पक्षी प्रवास से संबंधित इंपोर्टेंट त्योहार है बिहार का। बिहुला, जितिया, सरहुल, सरहुल को हम आदिवासी नववर्ष कहते हैं, यह सभी भी आपके बिहार के हैं। तो छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? यह आपका बिहार में मनाया जाता है। किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वाद्य यंत्र वादक है? तो उस्ताद इमरान खान का संबंध सुरबहार वाद्य यंत्र से है। उस्ताद इमरान खान सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इसके बाद बात करें हम सरोद सम्राट के नाम से अमजद अली खान को जाना जाता है। अमान अली और अनायन अली, इनके 2 बेटे हैं जिन्होंने 2014 नोबेल कॉन्वेंट में यहाँ पर सरोद बजाई थी, इनमें शामिल हुए थे। इसके बाद बात करें किराना घराना के संस्थापक की, तो वो आपके अब्दुल करीम खान है। अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान, इनका संबंध है सरोद से। इनका संबंध भी किससे है? सरोद से होने वाला है। अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है? यह सरोद से संबंधित है। सरोद सम्राट कौन है? अमजद अली खान है। इसके बाद अन्नपूर्णा देवी यह सुरबहार से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी यह सुरबहार से संबंधित है। अली अकबर खान अलाउद्दीन खान के पुत्र हैं। अली अकबर खान अलाउद्दीन खान के पुत्र हैं। और अन्नपूर्णा देवी यह इनकी बेटी हैं जो कि सुरबहार से संबंधित हैं। अली अकबर खान के 2 बेटे हैं। कौन कौन है आपके? अली अकबर खान के 2 बेटे हैं, आशीष खान और आलम खान, जो कि सरोद से संबंधित हैं। एक फुटबॉल मैच की 2 समान अवधि तक चलता है। तो इससे पहले हमने 2 मैचों की बात की थी पहले सेट में, वह थे आपका हॉकी मैच। तो हॉकी मैच की अवधि कितनी है? सबसे पहले वो रिवाइज करेंगे हम। 60 मिनट है हॉकी मैच की अवधि। और इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके बाद यह कितने क्वार्टर में? 4 क्वार्टर में 15 मिनट के 4 क्वार्टर। पहले दूसरे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का गैप, तीसरे चौथे के बीच भी 2 मिनट का गैप। और दूसरे और तीसरे के बीच कितने मिनट का गैप होता है? दूसरे और तीसरे के बीच भी आपका 15 मिनट का गैप होता है। टोटल गोल्ड भारत ने अभी तक हॉकी में कितने जीते हैं? 8 गोल्ड जीते हैं। लास्ट गोल्ड कहाँ जीता था? मॉस्को में जीता था।
अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, फुटबॉल वाले पे। एक फुटबॉल मैच की 2 समान अवधि तक चलता है, तो 45 मिनट की 2 समान अवधि तक फुटबॉल मैच खेला जाता है। इसमें टोटल समय करेंगे तो 90 मिनट होगा। 45 की अवधि होती है 45 मिनट की, और टोटल टाइम होता है 90 मिनट। इसको हम 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। इसमें ब्रेक रहता है दोनों क्वार्टर के बीच, कितना रहता है 15 मिनट की। फुटबॉल की बॉल का वजन 396 से 453 ग्राम रहता है। लंबाई मैदान की फुटबॉल की 90 से 120 मीटर, 45 से 91 मीटर चौड़ाई रहती है। गोल पोस्ट की लेंथ रहती है 7.2 मीटर। हाइट बात करेंगे तो 8 फीट की लमसम रहती है। इसके बाद फीफा की स्थापना 1904 में होती है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया जाता है, और जीतता भी इसे उरुग्वे ही है। इंटरनेशनल एशियन गेम्स 1991 में होते हैं। इंटरनेशनल एशियन गेम्स का आयोजन कब होता है, तो 1991 में होता है। इंटरनेशनल फुटबॉल संघ 1937 में इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल फुटबॉल संघ की स्थापना कब होती है, 1937 में होती है। इसके बाद बात करें हम इंटरनेशनल फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में। भारत फीफा में शामिल 1948 में होता है। भारत फीफा में शामिल कब होता है, 1948 में होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक फोर्थ प्लेस इसका मतलब है इंडिया का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है फुटबॉल में, वह है 1956 ओलंपिक मेलबर्न में देखा गया, जिसमें चौथे स्थान पर इंडिया रहा था। इसके बाद बात करें हम, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक फुटबॉल मैच की 2 समान अवधि तक चलता है। 45 मिनट का इसमें टाइम होता है, टोटल 90 मिनट होते हैं, 15 मिनट का ब्रेक होता है। इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 12 से 35 तक मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकारों की भारतीय संविधान में चर्चा है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिए भाग 3 में इन्हें रखा गया है। अनुच्छेद 15(1) में यही बात कही गई है जो हमने बताई है। राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव को प्रतिबंध करता है। फिर 15(3) में राज्य महिलाओं बच्चों के लिए प्रावधान है। उसके बाद 15(4) में सामाजिक न्याय रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उत्थान प्रावधान करें। तो ये तीनों आपके सही होने वाले हैं। इसके बाद बात करें 15(2) में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट। 15(2) के ए में है दुकान, होटल, रेस्टोरेंट पर आप जा सकते हैं किसी में। कुआं, तालाब, स्नानागार, सड़क पर आप जा सकते हैं। यह 15(2) के बी में है। इसके बाद मौलिक अधिकार जो कि हमने डिस्कस किया भाग 3 में है, और 1235 तक आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं। आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी इसी आर्टिकल को समझाने के लिए। आयुष्मान खुराना इसमें एक्टर थे, निर्देशक अनुभव सिन्हा थे। निर्देशक कौन थे, अनुभव सिन्हा थे आर्टिकल 15 में। हम बात करें 14 से 18 तक के जो आर्टिकल हैं, 14 से 18 तक के आर्टिकलों एक ही बात की चर्चा है, समानता के आर्टिकल की। तो समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, 14 से 18 तक है। 14 और 18 आप ध्यान से देखेंगे, यदि मैथ्स आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो ये सम संख्या है, तो सम से बना समानता। 14 से 18 तक के आर्टिकल समानता से संबंधित है। 14 में विधि के समक्ष समता है। विधि मतलब कानून के सामने सभी समान है, समक्ष समता है। 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन के समान अवसर हैं। 17 में क्या अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत होने वाला है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं। मतलब यह पूछना चाहता है आपसे कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों को हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। तो इसमें से आप देखेंगे तो सार्वजनिक रोजगारों के मामले आर्टिकल 16 में इसका वर्णन है, जिसे हम लोक नियोजन में समानता भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 16 में वर्णित है, यह केवल भारतीयों को है, विदेशियों के लिए नहीं है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी, गैर के विरुद्ध संरक्षण या आर्टिकल 22 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। सिर्फ भारतीयों को कौन से आर्टिकल जो अधिकार है वो प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29 और 30 यह आर्टिकल आपको सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होने वाले हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल 21 यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऐसे कौन से दो मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते, तो आर्टिकल 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी खत्म नहीं होते हैं। 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 के ए में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी में सम्मेलन शांतिपूर्वक करने की स्वतंत्रता है। 3 में संघ निर्माण की। 4 में चारों ओर घूमने आवागमन की स्वतंत्रता है। और 5 में निवास की। 6 में खत्म किया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार रखा गया है। 300 ए में से सम्मिलित किया गया है। 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
द्वारा। 7 में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 17 अपरुष्टता का अंत है। 18 में टाइटल उपाधियों का अंत होने वाला है। इसके बाद वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना निम्नलिखित में से किस भारत में पाई जाती है? सुल्तान बलबन का मकबरा महरौली नई दिल्ली में इसमें पहली संरचना ऐसी है जिसमें वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना है। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है जिसे यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया। हमीदा बानो बेगम ने इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इंडिया का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। महमूद की याद में इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन को दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति मिली? तो नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति मिली थी। बलबन का दामाद था नसरुद्दीन महमूद शाह। टोपी सीकर यह जीवन यापन करता था। संतलत खान का औरंगजेब इसे कहा जाता है। बलबन को नायब मुमलिकात कहा था इसने। वास्तविक नाम बलबन का बहाउद्दीन था। जिल्ले लाई ईश्वर की छाया है अपने आप को कहता था। गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश का यह गुलाम था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का यह गुलाम था। कौन था? बलबन था। लोहे एवं रक्त की नीति बलबन की है। 1265 से 1287 तक इसका शासनकाल रहा दिल्ली पे बलबन का। सजदा पैबोस यह नीति भी आपके बलबन की है। गैर इस्लामिक प्रथा नवरोज उत्सव को स्टार्ट किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। 1279-1285 में मंगोल आक्रमणों से प्रभावित रहा बलबन। बंगाल विद्रोह 1279 में तुगलक खान ने बलबन के खिलाफ किया था। 1279 में बंगाल विद्रोह तुगलक खान ने बलबन के खिलाफ किया था। बलबन के उपनाम जिल्ले लाई ईश्वर की छाया, वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? किलोफोरी न्यू दिल्ली को इसने जलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। शाइस्ता खां कहते हैं इसे किसने इसे शाइस्ता खां कहा था? तो कैकूबाद ने इसे शाइस्ता खां कहा था। इसके बाद टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो टाइटन है वरुण जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा चंद्रमा है, मतलब उपग्रह है। और शनि ग्रह का है आपका टाइम्स। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के 146 हैं। शनि ग्रह का टाइम्स है। इसके बाद बात करें हम टाइटन या यूरेनस का है। नेपच्यून वरुण का है। नेपच्यून वरुण का ही एक नाम है। नेपच्यून और वरुण एक ही चीज़ है, मतलब वरुण को ही हम नेपच्यून बोलते हैं जिसका उपग्रह है टाइटन। सर्वाधिक उपग्रह शनि के 146, फिर बृहस्पति के 92, बुध शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं। इसके बाद बात करें नेपच्यून का हल्का नीला रंग है। खोल विलियम हर्शेल ने की थी और यह सबसे दूर स्थित है। इसके बाद बात करें हम, यह आपका सौरमंडल है। इसमें यह ग्रहों का क्रम पूछ लिया जाता है सूर्य की दूरी क्रम में, मतलब सबसे नजदीक आपका बुध है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यह आपके कैसे है? यह आपका ग्रहों का क्रम है सूर्य से दूरी के क्रम में, सबसे कम फिर सबसे ज्यादा, इस प्रकार का। इसके बाद गैस से बने हैं आपके बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और यह आंतरिक या सॉलिड ग्रह रॉक से बने हैं। यह आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन्हें हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं, जोवियन ग्रह भी कहते हैं। कौन ग्रह को? बृहस्पति शनि अरुण वरुण को। क्षुद्र ग्रह किन्हीं कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह खुला समुद्री बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह, जो कि सबसे बड़ा खुला समुद्री बंदरगाह है। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा चेन्नई है। सबसे गहरा विशाखापट्टनम में। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह एर्नाकुलम तमिलनाडु में। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नयावा सूबा है मुंबई में। यह आपके बंदरगाह है कुछ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के माध्यम से। कांडला बंदरगाह आपका कहाँ पे है? तो कांडला आपका गुजरात में है। कांडला कहाँ पे है? तो कांडला आपका कहाँ पे है? गुजरात में। कांडला गुजरात में है। मार्मोगोआ है आपके गोवा में। मार्मुआ कहाँ पे है? गोवा में है। और आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा इस्तेमाल किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985-90 तक चलती। इसमें भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा दिया गया था। न्याय समानता के साथ विकास, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। पंचवर्षीय योजना आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी स्टार्ट होती है हैरड डोमल मॉडल पर। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? हैरड डोमल मॉडल था। डोमर मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का। दूसरी का था पीसी मालोइस मॉडल 1956-61 में इसका कार्यकाल। 1951-56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तीसरी आपकी गॉडगिल मॉडल पर आधारित। चौथी अशोक चंद्र मॉडल पर आधारित। पंचम डीपी धर मॉडल पर आधारित थी।
पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951-56, दूसरी की 56 से 61, तीसरी की 61 से 56, 61 से 66। इसके बाद तीसरी के बाद पहला गैप आता है, तीसरी के बाद पहला गैप आता है, और दूसरा गैप 5वीं के बाद आता है, फिर आपका तीसरा गैप आता है 7वीं के बाद। तो ये आपको गैप याद रखने हैं। पहला गैप आता है तीसरी के बाद, फिर आता है 5वीं के बाद, फिर आता है 7वीं के बाद। पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित? हेरल्ड डोमल मॉडल पर आधारित। दूसरी पीसी मालवेस मॉडल पर आधारित। तीसरी गॉडगिल मॉडल पर आधारित। चौथी अशोक चंद्र मॉडल पर आधारित। 5वीं डीपी धर मॉडल पर आधारित। इसके बाद इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थे 6वीं। इसके बाद बात करें हम, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56 तक। इसका लक्ष्य 2.1 रखा गया था, 3.6 की इसमें प्राप्ति हुई। लक्ष्य था 2.1 का, 3.6 की प्राप्ति। दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 56। इसके बाद 69 से 74, 69 से 74 चौथी। इसके बाद 5वीं 74 से 78। फिर यहाँ पर रोलिंग प्लांग आता है 5वीं और 6वीं के बीच में, इसलिए 78 से 80 तक ये 2 वर्ष थे, और उसमें रोलिंग प्लान चलता है मोरारजी देसाई की सरकार में। 6वीं 80 से 85, 7वीं 85 से 90, 8वीं 92 से 97, और इसके बाद 9वीं 92 से 9वीं 92 से 9वीं कब से आती है? 97 से 2002, 97 से 2002। 8वीं आती है 92 से 97। 10वीं 2002 से 2007, और एकादश 11वीं 2007 से 2012, द्वादश 12 से 17। द्वादश योजना जो 12वीं योजना में लक्ष्य रखा गया 8 का लक्ष्य, 8% का लक्ष्य, और 6.7 की प्राप्ति होती है। योजना आयोग 1950 में आता है। उसके बाद से योजनाएं पंचवर्षीय योजना लागू की जाती हैं। इसके बाद बात करें, योजना आयोग को खत्म किया जाता है 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पर फिर योजना आयोग को समाप्त किया जाता है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो 2 युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में देखे गए? वो देखे गए आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध देखने को हमें मिले थे। एक 1962 में देखने को मिला था, और एक 1965 में। 1962 में आपका युद्ध होता है भारत चीन युद्ध। इस समय रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन थे। फिर होता है 65 में आपका कौन सा होता है? इंडिया पाकिस्तान युद्ध। इस समय रक्षा मंत्री वाई चौहान थे भारत के। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की, मायोपिया को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है मायोपिया को, नियर साइट टेंडनेस। दूर, इसको मायोपिया को दूर किससे किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस से। अवतल लेंस, जैसे हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। इसे हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो मायोपिया को किसके द्वारा दूर किया जाता है? मायोपिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के रूप में, मतलब मायोपिया का नाम ही है दूसरा, कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करते हैं हम अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस या अपसारी लेंस से। निकट की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है, और दूर की वस्तु इसमें साफ दिखाई नहीं देती, उसे कहते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु धुंधली, निकट की साफ। नेत्र गोलक की लंबाई इसमें बढ़ जाती है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है इसमें। इसके बाद दूरदृष्टि दोष की बात करें, इसका नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। उत्तल लेंस कॉनकेव अविसारी लेंस से इसको दूर किया जाता है। दूर की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है, और इसमें जो पीछे क्या बनता है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के आगे प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष में बनता है। बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर, यह लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। शक्ति, यह वाट शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। कार का जूल होता है। और लेंस की क्षमता जो सूत्र होता है वो P बराबर 1/F होता है। P बराबर 1/F होता है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की क्षमता माइनस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नारियल के तेल में होता है? तो लॉरेक अम्ल आपका नारियल के तेल में होता है। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल होता है। पालक टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध दही में होता है। ओलेक अम्ल ऑलिव ऑयल जैतून में होता है। बेंजोइक अम्ल घास में, ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में। इसके बाद एलिसिन प्याज लहसुन में होता है। इसी से इसकी गंध आती है। प्याज लहसुन की गंध एलिसिन अम्ल के कारण ही आती है। सियालिक आंसुओं में पाया जाता है हमारे। इसके बाद टैनिक अम्ल चाय स्याही में होता है। टैनिक अम्ल चाय स्याही में होता है। इसके बाद फार्मिक अम्ल आपका जो फार्मिक अम्ल है, मैथोनिक अम्ल चींटी, ततैया, मधुमक्खी, बिच्छू जो डंक रहते हैं इनमें, थोड़ा सा काटने पर हमें चिन्हबनाहट होती है हल्की सी, वह इसी कारण होती है, फॉर्मिक अम्ल के कारण, जिसे मैथोनिक अम्ल भी बोलते हैं। एक पीएच
पीएच स्केल होती है जिसकी खोज सोरेनसन ने की है। इस प्रकार की पीएच स्केल होती है, इसमें 1 से 14 तक नंबर लिखे रहते हैं, बीच में 7 तक पॉइंट रहता है। इसमें यदि हम 1 से 7 तक जिस भी चीज का आपका पीएच मान है वह आपकी अम्लीय होती है, और 7 से 14 तक आपकी क्षारीय होती है, और यदि 7 ही है तो वह उदासीन होती है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की जाती है। इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था, लेकिन कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, क्योंकि 1665 में हमारे रॉबर्ट हुक जी तो मृत कोशिका की खोज करते हैं, लेकिन लाइव सेल जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक के द्वारा 1674 में की जाती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी आपकी शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। मानव में देखा जाए तो सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है, इसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। मानव में छोटी आपकी शुक्राणु होती है, सबसे बड़ी आपकी अंडाणु होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने अभी बहुत अच्छे से 2 सेट ही रिवाइज किए हैं। आप इस क्लास को जितना अधिक बार देखेंगे उतना आपकी चीजें रिकॉल होने वाली हैं और याद होने वाली हैं। इसी प्रकार आप क्लासेस फिर से लेते रहें। हमने कम से कम यूट्यूब पर ही 3री बार रिवीजन करवा रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट का, तो हमसे जुड़ा हुआ है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका 100% बनने वाला है, क्योंकि जितनी बार आप जीएस का रिवीजन कर लोगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो आज के उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।